आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर प्राइस पिछले सिर्फ एक साल में 23% से डाउन है, जिसके बाद कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के हमें सवाल आ रहे हैं कि बैंक का आखिर फ्यूचर क्या है, क्या यही चलता रहेगा। वही दूसरी तरफ कई सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमें ये पूछ रहे हैं कि शेयर प्राइस अच्छी खासी गिर गई है, तो क्या यहाँ पर अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। तो ये दोनों भी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो कहानी है वो बड़ी अलग है, बड़ी अजीब है। क्योंकि रिसेंटली जैसे आप इस डेटा में देख सकते हो कि इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 30% से बढ़ गया है। अब इसके बावजूद भी सेकंड क्वार्टर में इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 73% से डाउन है। यानी कि पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इन्हें 751 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल के सेकंड क्वार्टर में वो गिरकर आ गया है सिर्फ 201 करोड़ 201 करोड़ रुपीस। अब ये अचानक कैसे हुआ? तो कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे दो मेन रीजन है जिनकी आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर प्रॉब्लम ढूंढना है तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोन्स में प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए हमने अपना रिसर्च उस तरफ बढ़ाया कि बैंक जो अलग अलग सेगमेंट्स को लोन दे रही है सबको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। फिर हमें ये डेटा मिला जहां पर आप देख सकते हो कि जो मॉर्गेज लोन्स है वो तो स्टेबल है, वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं है। ये जो डेटा आपके सामने है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का है, यानी कौन कौन से लोन डिफॉल्ट हुए। शुरुआत में मॉर्गेज लोन है, उसमें कोई स्टेबल है, वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। व्हीकल्स में एनपीए थोड़ा ज़्यादा है, मॉर्गेज में सबसे कम रहता है जनरली। एमएसएमई में भी कम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी कम है। प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम लास्ट में है, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। अब ये पहला प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स है। तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हुआ ये कि करीब 5-6 साल पहले बंधन बैंक और कुछ और बैंक थी जो पर्टिकुलरली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में काम कर रही थी और उसमें उन्हें काफ़ी सक्सेस मिला, जिसके बाद बाकी बैंक्स ने सोचा कि हम क्यों ना जाए। तो उन्होंने भी इस टेरिटरी में जाना शुरू किया और वहाँ पर मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। सब कुछ बहुत बढ़िया था। मतलब ये लोग क्या करते थे कि गाँव के 5-6 लोगों को पकड़ लिया और उन्हें ग्रुप में लोन बांटते थे और एक दूसरे को गारंटर बना देते ताकि बाकी लोगों पर भी जिम्मेदारी रहे कि लोन हमें चुकाना है। अब ये सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा था अंटिल आरबीआई ने एक एक्शन लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी दिवाली कॉम्बो ऑफर के बस आखिरी 48 आवर्स बाकी है। इस दिवाली हमारे शेयर मार्केट फाउंडेशन प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 ये जो कॉम्बो है जिसमें हम शेयर मार्केट को एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, जहां पर आपको कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस सीखने मिलता है, कंपनी का वैल्यूएशन यानी कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, फॉरेंसिक एनालिसिस, पर्ल फार्मिंग अप्रोच, ये सारी चीजें सीखने मिलती है। तो ये जो कॉम्बो है वो आपको फ्लैट 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट में मिल रहा है। और इसके अलावा आपको हमारा द बिग कॉम्बो जिसमें फाउंडेशन कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर हेजिंग और एडवांस म्यूचुअल फंड, ये 4 कोर्सेस मिलते हैं। ये दोनों भी कॉम्बोज आपको मिलते हैं विद लाइफ टाइम एक्सेस एंड सर्टिफिकेट्स। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि 48 आवर्स के बाद इस प्राइस पर आपको कभी भी ये कॉम्बोज नहीं मिलेंगे। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। अभी का भी जाइए, 24 आवर्स के अंदर ही आपको एक्सेस मिलेगा और तुरंत अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज से करीब 2 साल पहले यानी 2022 में आरबीआई ने एक नई पॉलिसी लाई। पहले क्या होता था वो बता देता हूं। उससे पहले ये होता था कि आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यानी कि मान लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7% से कहीं और से पैसा ले रही है, तो 7% पर 12% आप लगा दो, यानी 19% का इंटरेस्ट वो चार्ज कर सकती है कस्टमर को माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में। अब ये सबके लिए सॉर्टेड था कि इंटरेस्ट रेट्स भी लिमिट में थे, लोग भी खुश थे, बैंक्स भी खुश थे कि उन्हें भी पैसा मिल रहा और टाइम टू टाइम रीपेमेंट भी था। लेकिन 2022 में आरबीआई ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाए कि ये जो कैप था 12% का, कि बोरोइंग रेट प्लस 12% का कैप, ये हटा दिया। अब ये हटाने के बाद आप बताइए आपको क्या लगेगा कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे या ज़्यादा? तो उस टाइम आरबीआई को ये लगा कि कैप अगर हम हटा देंगे तो कंपटीशन की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएंगे, जिससे लोगों का भी फायदा और कंट्री का भी फायदा। ऐसा आरबीआई का सोचना था। लेकिन जैसे कि आप में से कई सारे लोगों ने सोचा होगा ऑलरेडी कि ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बिकॉज कंपनीज आर ग्रीडी मोस्टली। और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं कुछ भी इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करने लगे, कुछ ने तो 45-50% के इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करना शुरू किया। अब ये इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हुए कि लेते वक्त तो आदमी ने एकदम अर्जेंसी में ले लिए, लेकिन बाद में जब देने की बारी आई तब उसको पता चला कि अपने पास उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि हम इतना हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन पे कर सकते हैं। वहीं पर माइक्रो फाइनेंस में एक बबल क्रिएट हुआ और वहाँ से डिफॉल्ट्स होने शुरू हो गए। अब आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई काफी प्रोएक्टिव है। उन्होंने इस चीज को भी, जो भी गलती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। रिसेंटली सीएनबीसी टीवी 18 को एक इंटरव्यू दिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने, और वहां पर उन्होंने बताया कि ये जो गलती है हमें पता चल गई है, अब इस पर हम काम कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी पोजीशन पे है और गलती एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल लगता है, तो अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पर भी वो पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने का प्लान करे तो आने वाले कुछ टाइम में चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ। दूसरा प्रॉब्लम माइक्रो फाइनेंस में ये था कि पहले माइक्रो फाइनेंस लोन्स आधार कार्ड के बेसिस पर दिए जाते थे,
लेकिन बाद में वोटर आईडी के बेसिस पर भी दिए जाने लगे। अब प्रॉब्लम ये था कि कई सारे लोग आधार कार्ड पर भी लोन, वोटर आईडी पर लोन, ऐसे मल्टीपल लोन ओवर लेवरेज्ड हो गए, जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आया। ये पूरे इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम आ गया। ऐसा मत समझिए आपकी आईडीसी फर्स्ट को प्रॉब्लम आया। आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का डेटा देख लीजिए। इस बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46% से डाउन है ईयर ऑन ईयर, जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। इंडसइंड बैंक का 9% एक्सपोजर है माइक्रो फाइनेंस को, वो भी प्रॉब्लम में है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी माइक्रो फाइनेंस की जो सेगमेंट है वहां पर उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है। अब माइक्रो फाइनेंस से जो दिक्कत हो रही है उससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो एफिशिएंसी है, कलेक्शन एफिशिएंसी, वो भी डाउन होती जा रही है। अब ये जो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक्चुअली दिसंबर में पता चली कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, और तभी से जैसे कि आप डेटा में देख सकते हो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में लोन देना ड्रास्टिकली कम कर दिया कि आने वाले टाइम में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पर हम 2024 के एंगल से देख रहे हैं तो सब कुछ हमें लग रहा है कि ये तो गलती थी वगैरह वगैरह। अगर आप 2018-19 के एंगल से इसे देखते ना तो आपको लगता है कि माइक्रो फाइनेंस से हॉट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एनपीए नहीं के बराबर था, बहुत कम था। लेकिन ये 2022 में जो पॉलिसी में चेंजेस हुई जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वोटर आईडी का हुआ और 1-2 इश्यूज़ है, इसकी वजह से पूरा ये सेक्टर अभी प्रॉब्लम में आ गया, एक बबल ही यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब माइक्रो फाइनेंस इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अब इनका जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो है महाराष्ट्र की सरकार। ठीक है, सरकार मतलब क्या है कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र सीएम ने ये अनाउंस किया कि मुंबई में एंटर करने जो 5 टोल्स हैं वहाँ पर छोटी गाड़ियों के लिए हम टोल नहीं लेंगे। डिसीजन काफ़ी अच्छा था, सब जगह से इसे वेलकम किया गया एक्सेप्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके लिए यहाँ से आगे प्रॉब्लम होने वाली थी। अब देखिए कई सारी जो बैंक्स होती है वो टोल रिसीवेबल्स पर भी लोन देते हैं, यानी कि कोई कंपनी है जो टोल मैनेजमेंट कर रही है, तो जैसे जैसे टोल का कलेक्शन करेंगे उस बेसिस पर उन्हें लोन मिलता है। तो ऐसे ही एक कंपनी को इन्होंने लोन दिया था, और एग्जैक्टली यही कंपनी इन 5 टोल्स को मैनेज करती थी। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की ये कंपनी है जो मुंबई की वो 5 टोल्स को मैनेज करती है। अब जैसे ये डिसीजन आ गई तभी के तभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो भी एक्सपोजर था अपना लोन का, जो भी लोन उन्होंने दिया था, पूरा का पूरा प्रोविजन में डाल दिया कि अब तो ये डूब गया। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये जो बड़ा प्रॉब्लम है इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस, यानी उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोन्स उनके कुछ वापस नहीं आने वाले। तो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में इन्होंने 315 करोड़ का प्रोविजन रखा है कि 315 करोड़ रुपए नहीं आने वाले। तो उस टोल की बात करूँ मुंबई की, तो उसके लिए इन्होंने 253 करोड़ रुपीज प्रोविजंस में रखे हैं कि उतना तो नहीं आने वाला। और इस तरह से लगभग 1700 करोड़ रुपीज इस बैंक ने प्रोविजन में रखे हैं, जिसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आया है। एक साल पहले यही प्रोविजन से 500 करोड़ पर थे, तो 500 करोड़ से 1700 करोड़ पर प्रोविजन चले गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब ये तो हो गई 2 नेगेटिव बातें जिसकी वजह से आईडीएफसी बैंक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हैं। देखिए अभी बैंक्स के लिए उतना फेवरिंग एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, बाकी एसेट क्लासेस में डाल रहे हैं। इसके बारे में हमने केस स्टडी बनाई थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए पिछले 1 साल में कस्टमर डिपॉजिट 32% से बढ़े हैं, कासा डिपॉजिट्स 37% से बढ़े हैं, और इनका कासा रेशो भी काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़े हैं, तो ऐसे में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, यानी जिन रेट्स पर बैंक्स खुद पैसा उधार लेती है और बाद में आपको देती है, वो कॉस्ट ऑफ फंड्स सभी बैंक्स का बढ़ गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक, सबका बढ़ गया है एक्सेप्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। शॉकिंगली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स ड्रास्टिकली कम हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में जरूर बैंक्स काफी बड़े प्रॉब्लम में फंस चुकी है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी ये काफी यंग बैंक है। 5 ही साल हुए इस बैंक को प्रॉपर एज अ बैंक काम करते हुए, और ऐसे में मुझे ये लगता है कि अभी मतलब रिस्क मैनेजमेंट हो और बाकी चीज़ें वहाँ पर बैंक जरूर प्रॉब्लम फेस कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ से जरूर ये अच्छी रिकवरी कर सकते हैं। बस एक कंसर्न मुझे ये लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कि बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो लंबे टाइम से बहुत वोलेटाइल रहती है। कभी कभार ये बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभार ये बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करते हैं। तो इसी के बीच इनकी परफॉर्मेंस रही है, अगर आप हिस्टोरिकली इन पर अच्छे से ध्यान देते हो। वैल्यूएशन की बात करें तो बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो 1.5 के करीब आ गया है। जनरली ये जब 2 से कम होता है तब अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज एक फेयर प्राइस बोल सकते हैं इस चीज़ को। और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग्स देखूँ, जो कई लोग बैंक से लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो अभी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो अराउंड 21-22 चल रहा है। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशो बढ़ गया है क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो गया है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट अगेन पुराने लेवल पर आ जाता है तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको 16-17 के करीब मिल जाएगा। तो ऐसे में बैंक यहाँ से बाउंस बैक करते परफॉर्मेंस में, तभी यहाँ पर कुछ चेंज हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी पूरी तरह से प्रॉब्लम टली नहीं है। प्रोविजंस जो आपको बता दूं कि टोल की जो कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने उसका नाम भी नहीं लिया है। तो ऐसे में जो छोटी मोटी चीज़ें जो हो रही है उन्हें आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। तो क्वार्टरली बेसिस पर इनके रिजल्ट्स आपको ट्रैक करने पड़ेंगे, थोड़ा इनको सुनना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप डिसीजन लेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। देखिए अगर आप बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे ना,
उसमें कंसिस्टेंट बहुत अच्छी ग्रोथ है, यानी कि प्रोविजन छोड़ के हर चीज़ अच्छी है, सिर्फ प्रोविजंस में दिक्कत है। तो प्रोविजन पर अगर बैंक अच्छे से काम करे, लोन कलेक्शन पर और बाकी चीज़ों पर अच्छे से काम करे, तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बैंक के लिए अभी वेट कर रही है। सो मतलब ओवरऑल देखिए तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, बट फिलहाल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में बैंक फंस चुकी है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस के रिफ्लेक्शन हमें देखने मिल रहे हैं। जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक करेगी बैंक, शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करेगी। तो इसीलिए इसको क्लोजली ट्रैक करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो जब तक परफॉर्मेंस नहीं आती तब तक शेयर प्राइस में एकदम ज़्यादा रिकवरी यहाँ पर पॉसिबल मुझे नहीं लगती है पर्सनली। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ काफ़ी अजीब चीज़ें बैंक के साथ हुई है, जिसकी वजह से बैंक फिलहाल प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो क्लोजली इसे ट्रैक करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा रादर देन डायरेक्टली टेकिंग एनी डिसीजन। तो फिलहाल यही रुकते हैं और जाते जाते हमारी दिवाली कॉम्बो ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसके पास आखिरी 48 आवर्स बाकी है। इसके बाद इस प्राइस में आपको ये ऑफर कभी नहीं मिलेगी। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेके पूरा शेयर मार्केट सीखिए, बेसिक से एडवांस लेवल तक। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन सी कंपनी जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम डिटेल में बात करें, उसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, उसका भी नाम कमेंट में जरूर बताइए। रिसेंटली हमने एक ऑप्शंस पर बहुत बढ़िया वीडियो बनाया कि ऑप्शंस बैन होने वाले हैं। ऑप्शंस के जो रिलेटेड काफी कुछ रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, तो उन्हें बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके हमने बताया है। अल्गो ट्रेडिंग की भी हमने उसमें बात की है, तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। चैनल नेम पर क्लिक करके रिसेंट वीडियो में आपको दिख जाएगा। डू चेक इट आउट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो यार।